तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 430 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड से ही शुरू होने वाली, जहां पर लूफे ने फाइनली कैफ्यूजी को हराकर फाइनली 7th लेवल ऑफ एबिस डिस्ट्रक्शंस में कदम रखता है। हमें ये बताया जाता है कि 7th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में कोई और नहीं फेदर एम्पर मौजूद होता है, जो कि आराम से अपने कुर्सी पर बैठकर अपने लूफेंग का इंतजार कर रहा होता है। फाइनली लूफेंग की भी एंट्री होती है, जो कि अपने ब्लड कलर लॉफ फिगर में आया हुआ होता है, जिसके साथ फेदर एम्पर जिसे यू हुआंग कहा जाता है उसका नाम था। तो वो अपने लूफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है लॉर्ड लूफेंग। वैसे ही लूफेंग भी अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करते हुए उसको भी रिप्लाई करता है फेदर एम्पर। हमें ये चीज़ अच्छे से बताई जाती है फिर से कि जितने भी बंदे टॉप 10 में रैंक किया करते हैं तो उनके पास हर एक यूनिक मेथड्स होते हैं। जैसे अपने कैफ्यूजी को ले लो, लूफेंग को तो देखो कि वो कैसे डायरेक्ट कॉम्बैट में अच्छा खासा है। कैफ्यूजी को देख लो तो वो शुरुआत से ही डायरेक्ट कॉम्बैट में एक बहुत ही भयंकर योद्धा रह चुका है, लेकिन लूफेंग उसके डायरेक्ट कॉम्बैट में ही घुस के उसको हरा दिया होता है। मतलब कि उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ को में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के ही अंदर लूफेंग ने उसको डिफीट कर दिया था। लेकिन फेदर एम्पर का स्टाइल पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। वो कैसा, वो तो हमें इस चैप्टर में ही पता चल जाएगा बस थोड़ी देर में ही, जिसके साथ हमें यहाँ पे फेदर एम्पर को दिखाया जाता है। जो लूफेंग की तरफ घूरते हुए देखता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सभी रियलम इनवॉइस को कलेक्ट करके खुद पर अटैक करवा रहे हो ताकि तुम अपने कल्टिवेशंस को बढ़ा सको, लेकिन उससे पहले अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ तो मुझे हराना होगा, और मैं तुम्हारे लिए रियलम इनवॉइस को इंसिस्ट कर सकता हूँ ताकि वो तुम्हारे कल्टिवेशंस में मदद कर सके। अब यहाँ पर इस बंदे के साथ भी बुरा हुआ था, क्योंकि इस पे भी लॉर्ड मोमेंट, लॉर्ड जिन और लॉर्ड नाइगू ने पहले भी अटैक कर रखा है, जिसकी वजह से इस बंदे का प्रैक्टिस ने लॉर्ड से यार भरोसा उठ चुका था। वो उनको बड़ी ही हीन भावना से देखा किया करता था, इसलिए वो लूफेंग के साथ भी अच्छे से बर्ताव कैसे ही कर सकता था। उसे भी डर था कि ये बंदा भी बाकियों के जैसे ना कर दे। अब लूफेंग भी वहाँ पे कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। अब यहाँ पर ये बैटल, ये केओस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सीज करने के लिए नहीं हो रही थी जैसा कि हम लोग जानते हैं, बल्कि ये एक फेयर कंपटीशंस के जैसा हो रहा होता है, जिसके साथ फेदर एम्प्रस अपने तो फुल पावर्स को रिलीज करता है, लेकिन उसी के साथ अपने रियलम इनवॉइस को भी अपने असिस्टेंस के लिए बुला लेता है, क्योंकि ये बंदा भी अच्छे से जान चुका था कि लूफेंग कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, अकेले बॉडी से लड़ नहीं गया तो ऐसे ही मैं मात खा जाऊंगा, इसलिए मुझे रियलम इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी। जिसके साथ अपना फेदर एम्प्रम वहाँ पे मोशनलेस खड़ा होता है। बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा का पूरा केओस डिस्ट्रक्शन रियलम ही एक लाइट से पूरी तरह से भर जाती है, क्योंकि अपने फेदर एम्प्रेस की पावर सी कुछ ऐसी होती है। अब लूफेंग भी उस लाइट के अंदर पूरी तरह से जगमगा गया होता है। लूफेंग को यह ऐसा महसूस होता है कि उसे काउंटलेस धागे बांध चुके हैं और उसको सप्रेस करना, उसको दबाना शुरू कर चुके हुए हैं। और हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि फेदर एम्प्रेस की जो पावर्स होती है वो डोमेन टाइप होती है, और ये डोमेन काफ़ी खतरनाक होती है। इस डोमेन के अंदर फेदर पावर होती है और लाइट पावर होती है। लाइट पावर जो कि उसने चाहा था फैलाई, और लूफेंग को जो बांधे हुए था वो होता है फेदर पावर्स, और साथ में अपने फेदर एम्प्रेस को फेदर रियलम एम्पलीफाई की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ती जा रही थी। मतलब लूफेंग के पास जैसे अपने वो मिस्टीरियस लैंड्स की पावर से जिसको उसने लूफेंग लूटा था, वैसे ही अपने इस बंदे के पास भी फेदर रियलम होता है, जो कि काफ़ी था। उसकी डोमेन की पावर से किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन एंसेस्टर्स को तबाह करने की पावर शक्ति, किसी ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे लोअर लेवल पे आया करते हैं, जिसके साथ बूम वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। लूफेंग भी कहाँ कम बैठने वाला था, वो भी अपने कम बैक करता और अपने स्लैट्स से अटैक करके उन सब धागों को तोड़ता और उन लुमिनस लाइट्स को जो कि लाइट निकल रहे थे उन सबको बीट करने की कोशिश कर रहा होता है। और साथ में लूफेंग फेदर एम्पर पे भी अटैक करता है, लेकिन जब लूफेंग फेदर एम्पर पे अटैक करता है ना तो ऐसा तो दिखाया जाता कि हाँ फेदर एम्पर कट चुका है, उस पर वो अटैक लैंड हुए हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वो फेदर एम्पर होते ही नहीं है। फेदर एम्प्रेस वो अभी भी ओरिजिनल प्लेस पे ही होता है, लेकिन उसकी बॉडी कटने के बाद उसकी बॉडी फिर से किसी दूसरी जगह ही बन जाती है और उसमें जरा सा भी खरोच नहीं लगा हुआ होता है। और हमें ये बताया जाता है कि अपने फेदर एम्पर की यही एक मूवमेंट टेक्निक होती है, जिस टेक्निक का नाम होता है ऑमनी प्रेजेंट, जिसकी पावर्स वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के पार होती है उसके बराबर ही होती है। ऑमनी प्रेजेंट मतलब ये समझो कि ये बंदा हर जगह मौजूद है। ये हर टाइमलाइन में तो नहीं कह सकता, लेकिन हर स्पेस के कण कण में
मौजूद है। मतलब यहाँ पे जो उसने डोमेन को रिलीज किया है तो इस डोमेन लाइट के अंदर हर जगह मौजूद है। लूफिंग यहाँ पे अटैक करेगा तो वो उस दूसरे जगह पे चला जाएगा टेलीपोर्ट करके, लूफिंग उसको जरा सा भी खरोच नहीं कर पाएगा। कह सकते हो तो यहाँ पे खरगोश और चूहे वाली खेल हो जाएगी, कछुआ लेना ज़्यादा फेवर होगा। अब यहाँ पे लूफेंग देखता कि वो उस पर अटैक तो किया था लेकिन कुछ भी ना कर पाया। अब यहाँ पे लूफेंग के पास अगर ब्लड कैन टेरिटरी की पावर्स भी आ जाए फिर भी लूफेंग फेदर एम्पायर को टच नहीं कर सकता था क्योंकि ये बंदा ऑमनी प्रेजेंट है। लूफेंग जिस हिसाब से अटैक कर रहा था सिंगल स्लैश, उससे तो इस बंदे को नुकसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर लूफेंग ये चीज़ ऐसे से समझ जाता है कि लूफेंग उसकी खुद की टेक्निक लिमिटेड है, वो अपने एक ही साथ अच्छे से अटैक्स नहीं कर सकता है। लूफेंग ये बात अच्छे से जानता था कि ऑमनी प्रेजेंस का मतलब यही है कि वो एक ही लोकेशंस मतलब मल्टीपल लोकेशंस में एक ही साथ एग्जिस्ट कर सकता है। वो 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में आप एग्जिस्ट कर सकते हो एक ही टाइम में आप मतलब करोड़ों की तादाद में आप एग्जिस्ट कर सकते हो। इन्फिनाइट भी क्या नाम गलत नहीं होगा, जितनी उसकी एनर्जी होगी उतनी वो खुद को एग्जिस्ट करवाने की सक्षम रहेगा। इसलिए जब लूफेंग ने अटैक किया था तो वो अपनी प्रेजेंस के हिसाब से अपने आप के डायरेक्शंस को ही चेंज कर लिया था, वो जरा सा भी अनस्कैटर्ड भी नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि वुजिन हिनवन एंचेस्टर्स भी एक बार इससे फाइट कर रखा था। अब यहाँ पर अपने वुजिन हिनवन एंचेस्टर्स के पास भी ऐसी ही पावर थी, वो भी ओमनी प्रेजेंस जैसा बंदा होता है। तभी तो इस बंदे ने अपनी दोनों की फाइट के दौरान अपने काउंटलेस नहीं कई सारे हिनवन एंचेस्टर्स को बचाया था लूफेंग के उस धमाके से, उन सबको मरने से पहले ही। और इसकी पावर सेम टू सेम हुई होती है। अब यहाँ पे लूफेंग ये देखता है कि बंदे को तो एक सिंगल अटैक्स में मारा नहीं जा सकता, इसलिए लूफेंग कहता है कि बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। और लूफेंग अपने वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड को फिर से निकालता है और वहां पर एक ही झटके से काउंटलेस ब्लेड्स ऑफ लाइट्स वाले अटैक करता है। वो वहां पे उसके हर एक लाइफ फोर्स को टारगेट बनाकर उस पर अटैक्स करना शुरू कर देती है। यहाँ पे लूफेंग एक चीज समझ चुका था कि ये बंदा इसकी बॉडीज हर जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लूफेंग भी चालाकी दिखाता है। लूफेंग के पास अपनी लाइफ लॉक की पावर होती है जो कि उसके लाइफ हिनवन लेवल डाउ से मिली हुई होती है। अब लूफेंग उसके लाइफ को लॉक करके अपने काउंटलेस ब्लेड से उस पर अटैक करता है। अब यहाँ पे वो अपने काउंटलेस क्लोन्स को बना सकता है, बॉडीज को बना सकता है, हर जगह मौजूद हो सकता है, तो लूफेंग भी हर जगह अटैक कर ही सकता है। इसलिए लूफेंग ऐसा कर रहा होता है। इसी के साथ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड चारों तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि हेवेंस और अर्थ को क्रॉस करते हुए सारे स्पेस एंड टाइम पे लॉक जहाँ पे फेदर एम्पायर छिपा हुआ होता है उन सभी पे अटैक्स करना शुरू करता है। वो उसके हर एक ट्रेस को तलाश कर रहा होता है, वो अटैक्स उस पे जाके टकरा भी रहे होते हैं। अब लूफेंग रुकता ही नहीं है, लूफेंग वहां पे लगातार अटैक किया जाता है जैसा किसी गेम में आपने हैक लगा के लगातार सरप्राइज अटैक करना शुरू कर दिया होता है, वैसा ही लूफेंग यहाँ पे कर रहा होता है। और एक मेयर मोमेंट्स पे लूफेंग वहां पे लाखों की तादाद में अपने केओस डिस्ट्रक्शन में से ब्लेड्स के लाइट्स ही भर देते हैं और वो सभी अपने उसी बंदे को जाकर लगती हैं। अब ये मैसिव ब्लेड्स अपने रियलम एरियाज के 3rd एरियाज तक ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब कि आसानी है कि 1 लाख अटैक्स कम है एक लॉर्ड्स के लिए, लेकिन यहाँ लूफेंग ने जितने अटैक्स किए थे ना उतने से तो लूफेंग ने जो अटैक्स किए थे वो पूरे एरिया के 1/3 एरियाज को कवर कर लिया था। वो बंदा ऑमनी प्रेजेंट था लेकिन लूफेंग हर जगह अटैक करके उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय किए जा रहा होता है। हमें यह भी बताया जाता है कि लूफेंग की जो हिनवन ब्लेड डाउ है वो कंप्लीट नहीं है, आपने पिछले एपिसोड में ही देख रखी होगी। लेकिन लूफेंग अपने लाइफ फोर्स लॉक का यूज करके अपने हिनवन लाइफ एंड डेड डाउ को यूज करके उस पर सरप्राइज अटैक कर सकता था जो कि अटैक वीक होंगे मतलब कमजोर होंगे। वैसे जब आपने पिछले एपिसोड में देखा कि क्या फ्यूजी से जब लूफेंग फाइट कर रहा था तो अपने सिंगल ब्लेड के अंदर 1/10 एनर्जी को यूज करके वो अटैक कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा लूफेंग नहीं कर सकता। लूफेंग की जो अभी लाइफ लॉक टेक्निक होती है उसमें उसकी ब्लेड्स की पावर्स काफी कम हो जाती हैं, लेकिन इन सारे ब्लेड्स की पावर्स भी अपने लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड जिन के ऑर्डिनरी टेक्निक्स तक को राइवल कर देती है। मतलब ये लॉर्ड लूफेंग अपना लूफेंग उन सबके वीकनेस से अपनी वीक फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब लूफेंग की अटैकिंग पावर वो कम तो होती है लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके साथ लूफेंग यहाँ पे सोचने लगता है कि अब इसको कैसे मारा जाए। लूफेंग कंटिन्यूअसली लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन उसी के साथ हमें दिखाया जाता है अपने फेदर एम्पायर को, जहाँ पे वो ये देखकर सोचते हुए कहता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं लूफेंग के ब्लेड से भी नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में उसके पास इन्फिनाइट एनर्जी सप्लाई थी, वो मरता ही
नहीं है, चाहे कितना ही क्यों ना करो उसकी एनर्जी बार बार रिकवर हो जाती है, जिसके कारण वो लू फेंग से बहुत ही लंबी बैटल कर सकता था। लेकिन उसे एक चीज अच्छे से पता चल जाती कि अगर ये बैटल बाहर की दुनिया में हो रही होती तो उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे 10 ब्रेड्स के अंदर ही भागना पड़ता। यहाँ पे लू फेंग भी खुद की लिमिटेशन से अवेयर हो जाता है। वो कहता है कि अगर फेदर एम्पर यहाँ से भागना चाहे तो यार वो बड़ी आसानी से भाग सकता है, वो अपने सिंगल टेक्निक से निकल सकता है। वो मेरे एक ही थॉट से, वो अपने एक थॉट से इतनी दूर निकल जाए कि मेरे ब्लेड्स उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे लू फेंग के ब्लेड लाइट्स भी लिमिटेड रेंज में ही काम किया करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि फेदर एम्पर और वुजिन हिनवा एंसेस्टर ऐसे बेइंग हैं जो कि अपने एक सिंगल स्टेप में काउंटलेस स्पेस डायमेंशंस को ट्रैवल कर देते हैं, एक सिंगल स्टेप के अंदर ही। मतलब इनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग होती है, अपने लू फेंग से भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आसानी से लू फेंग को आउट स्मार्ट करने के लिए काफ़ी वो बड़ी आसानी से लू फेंग से भाग सकते हैं। बस लू फेंग को अपनी स्पीड पे और भी काम करना होगा, जिसके साथ यहाँ पे फेदर एम्पर भी एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि इंडीड मेरे पास भी भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे लॉर्ड नाइगू, लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड जिन को तीनों को मिलकर अपने फेदर एम्पर्स को ओवरवेल्म करने की पावर रखते थे, उनको हरा भी नहीं सकते थे, लेकिन अकेला लू फेंग ही उसे भागने पे मजबूर कर सकता है। जिसके साथ फेदर एम्पर्स अपने लू फेंग से कहता है कि चलो मैं यहाँ पर अपने रियलम इनवॉइस को बुलाता हूँ और तुम पे अटैक करवाता हूँ। और यहाँ पर वो भी हार मान जाता और वो भी समझ जाता कि यार बैटल करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बाहर होता तो वैसे भी मैं हारता ही। अगर ये बैटल कंटिन्यू होते रहेगी तो ऐसे ही लंबी घिसती चली जाएगी, इसकी कोई मतलब ही नहीं होगी। अब वो वहाँ पे लू फेंग की मदद करने को तैयार हो जाता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है वुजिन हिनवा एंसेस्टर को, जो कि अपने 18 लेवल केओस डिस्ट्रक्शन रियलम में पूरे के पूरे बैटल्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और इसी के साथ वहाँ पर वो उस बैटल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि मैं फेदर एम्पर से बस हल्का सा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन लू फेंग ने उस पर अटैक करा के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स करवा के उसको मजबूर करवा दिया पीछे हटने को। और यहाँ पर वो मुझे भी तो हरा ही सकता है, वो इन सब के बारे में सोचने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा भी केओस डिस्ट्रक्शन रियल्म से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकता था, लेकिन ये भी अच्छे से जानता था कि असल कॉम्बैट तो एक सिंपल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होती है। अगर यहाँ पे लू फेंग अपनी किसी अननेसेसरी मीन्स को भी यूज करेगा तो वो सिंपली उसे इग्नोर करके उसे अटैक करके उस पर मार सकता। और यहाँ पे ये बात नहीं थी, अगर यहाँ पे फेदर एम्पर मतलब कि वुजिन हिनवा एंसेस्टर मानता नहीं, लू फेंग पे बार बार ऐसा अटैक्स करने लगता, उसको रोके रखता, तो यहाँ पे लू फेंग भी अपनी कुछ मीन्स को यूज करता। वो सिंपली क्या करता कि वो उस पर अटैक करता और सिंपली वहाँ के ऑरिजिन कोर को रिफाइन कर लेता, जो कि सिंपल सबसे बेस्ट है, वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा अच्छे से जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपनी ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन कोर को गंवानी पड़ सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि बंदे चाहे कहीं भी क्यों ना छुप जाए, वो वहाँ पे लू फेंग को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा अपने कैफ्यूजी के 80% बॉडी को सिर्फ 3 स्ट्राइक्स में खत्म कर सकता है, तो आखिरकार उससे कौन ही जीत सकता है। और यहाँ पर अपने केओस डिस्ट्रक्शन रियल्म के ऑरिजिन कोर को बचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, इसलिए ये सब सोच रहा होता है। वैसे के साथ वुजिन हिनवा एंसेस्टर खुद में सोचते हुए क्या था कि आखिरकार मैं इन सब से ब्रेक थ्रू कैसे करूँ। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, और यहाँ पे एक ही पोज बाद फाइनली लू फेंग 18 लेवल पे आता भी है। लू फेंग और वुजिन हिनवा एंसेस्टर के बीच में फाइट होती है, लेकिन फिर भी वुजिन हिनवा एंसेस्टर हार जाता है। और यहाँ पर वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा होता, मतलब चैप्टर्स काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड इसमें दिखाने जाने वाले हैं, जिसके साथ ये सभी चीज़ें हो रही है। और मैं बताया जाता उन दोनों के बैटल के बीच के बारे में कि बैटल तो हुई थी, लेकिन लू फेंग की जो फॉर्मिडेबल फिजिक्स थी उसकी वजह से यार अपना वुजिन हिनवा एंसेस्टर उस पर जरा सा भी जख्म नहीं दे पाता, लेकिन लू फेंग के अटैक्स उसको काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर रहे थे, जैसा कि उसने फेदर एम्पर के साथ किया होता है। और यहाँ पे लू फेंग तो अपने उस पर लॉक भी करके अटैक करता है, इसकी वजह से वो बंदा हार मानता ही है। और लू फेंग वहाँ पे हार मान जाता है फाइनली कि हाँ देखो मैं हार मानता हूँ, क्योंकि ये बैटल ऐसे ही चलती रहे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है सीन चेंज करके कि यार जितने भी फैक्शन से एंशिएंट बेइंग से वो लू फेंग के बैटल्स को वॉच कर रहे होते, 17 में देख रहे होते, 18 में भी देखते हैं। और यहाँ पर लू फेंग ने लगातार फेदर एम्पर वुजिन हिनवा एंसेस्टर को हरा दिया था, जो कि उनके लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं रह जाती है, क्योंकि उनके माइंड्स के अंदर लू फेंग ऑलरेडी एक लॉर्ड लेवल, एक पाइनिकल कॉम्बैट
पावर्स का बंदा बन चुका होता है। जिसके साथ फाइनली एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में लू फेंग 19 लेवल पे आता है। 19 लेवल पे कोई और नहीं युवान होते हैं और यहाँ पे युवान काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो कहता है लू फेंग तुम्हारा स्वागत है। और यहाँ पर लू फेंग की किस्मत काफी अच्छी खासी होने वाली है। यहाँ से थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाली पार्ट्स में जाने वाली है। अब इसी के साथ हम भी बताया जाता है कि युवान इतना क्यों खुश था। आप लोग हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये था कि युवान सबसे पहला लॉर्ड बना था और लॉर्ड ये अकेला था और बाकी के फैक्शंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थे और अकेले होने के साथ इस बंदे को कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिलिएट किया गया था। मतलब कुछ ज़्यादा ही इसकी बेइज्जती हुआ करती थी कि तुम इतने कमज़ोर कैसे हो। और यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था अपने रेस को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी कारण ये इतना ज़्यादा खुश होता है कि जैसे ही एक और लॉर्ड अपने हाईएस्ट लेवल पावर्स पे जाएगा तो उतना ही हमारी शान ऊपर बढ़ती जाएगी। एक पिता के लिए क्या ही गर्व की बातें। अगर कहा जाए तो युवान सारे लॉर्ड्स का फादर जैसा है, मतलब सारे बेंग्स का, अपने ह्यूमन के बेंग्स के सारे बंदों का एक फादर के जैसा युवान होता है। यहाँ पे वो इसलिए इतना ज़्यादा खुश होता है। उसी के साथ वो लू फेंग से कहता है इम्प्रेसिव, तुमने कैफ्यूजी को हरा दिया, फेदर एम्पर को हरा दिया, यहाँ तक कि वुजिन हिनवानचेस्टर्स को हेड ऑन हेड फाइट में हरा दिया। यहाँ तक कि मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं वुजिन हिनवानचेस्टर्स को हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग अपने लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए कहता है कि देखो वुजिन हिनवानचेस्टर ओमनी प्रेजेंट बेइंग है और यहाँ पर मैं सिर्फ उसके एनर्जी रिजर्व्स को ही डिप्लीट कर सकता हूँ, वो खत्म कर सकता हूँ। मतलब वुजिन हिनवानचेस्टर और फेदर हिनवानचेस्टर वो दोनों ओमनी प्रेजेंट बंदे हैं। उन सबको मारना इतना भी आसानी, मतलब मारा तो नहीं जा सकता लेकिन उन सबकी एनर्जी रिजर्व्स को भी घटा पाना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी लू फेंग के उतने लगातार कॉन्जिक्यूटिव अटैक्स की वजह से वो उन सबको पीछे हटने पे मजबूर कर रहा होता है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि लू फेंग ने सिर्फ 1 हाईएस्ट लेवल पावर्स को ही मास्टर किया होता है। इसकी वजह से लू फेंग को अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर लू फेंग अपने दोनों हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर कर लिया जो कि हिनवान ब्लेड डाउ है, तो यार जब वो अपने लाइफ के साथ मर्ज करेगा तो उसकी पावर्स और भी खतरनाक हो जाएगी और उसके पास और भी खतरनाक टेक्निक्स आना शुरू हो जाएंगी। जिसके साथ वहाँ पे युवान अपने लू फेंग से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड बने हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है लेकिन फिर भी तुम अभी से ही इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और लू फेंग वहाँ पे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए रियलम इनवॉइस को बुला लूँ ताकि वो तुम्हें बिसीज कर सके। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारे ट्रबल के लिए शुक्रिया। और बहुत ही जल्दी 150 रियलम इनवॉइस आना शुरू कर देता है, वो लू फेंग को सराउंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो मैंने थ्योरी बताई थी रियलम इनवॉइस के बारे में कहीं वो सही ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स वैसे ही घट रहे हैं जैसे कि मैंने अंदाजा लगाया था। बहुत ही जल्द लू फेंग उस इस डिस्ट्रक्टिव रियलम के अंदर उसके ऑरिजिन कोर के पास भी चला जाएगा और हो सकता है कि लू फेंग उसको रिफाइन भी कर ले। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आखिरकार सारे एंशिएंट बीइंग्स लू फेंग को कैसे रोकते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो इस बड़े से मिस्टीरियस लैंड का मालिक बन जाए, क्योंकि अगर कोई इसका मालिक बन गया तो समझ लो डिस्ट्रक्शन पावर्स बहुत ही भयंकर लेवल की हो जाएगी। जिसके साथ वहाँ पर फिर से लू फेंग पर अटैक होना शुरू हो जाती है। लू फेंग उन सारे डिस्ट्रक्टिव पावर्स को स्टडी करना शुरू कर देता है, अपने मिस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रीहेंड करने लगता है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि लू फेंग के 19 लेवल जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती है वो पहले की डिस्ट्रक्टिव पावर्स की जैसे सिमिलर्स नहीं होती, वो काफ़ी अलग होती है। लेकिन लू फेंग उन सबको फिर भी स्टडी करता है क्योंकि उसे विश्वास था कि ये आगे चलकर उसकी मदद जरूर करेंगे। जिसके साथ लू फेंग अपने सारे मिस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन को मिलाना शुरू करता है और वहाँ पे वो पढ़ने लगता है। लू फेंग को महसूस होता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि लू फेंग बॉटल नेक के बाद यहाँ पे आया था और अपने हिनवान ब्लेड डाउस को कॉम्प्रीहेंड करना शुरू कर दिया होता है और यहाँ पर उसे सीखने को भी मिला होता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे होने लगे थे। जिसके साथ लू फेंग जज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा सेंस कर पा रहा हूँ कि जो मेरी डिस्ट्रक्शंस अभी मौजूद है, जो मैं उसको समझा हुआ हूँ, वो सफिशिएंट होगी। मुझे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे मुझे और भी जमा करना है, एक्यूमुलेट करना है, बहुत कुछ सीखना है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हर एक केओस डिस्ट्रक्शंस रियलम मेरे 1 या 2 एपोज लेते हैं और इसके बाद ही मैं वहाँ पर उसको कंप्लीट एक्सप्लोर करता हूँ। मतलब यहाँ पे लू फेंग डिसाइड करता है कि मैं केओस डिस्ट्रक्शंस रियलम में अब घूमना भी शुरू करूँगा, उसको एक्सप्लोर भी करूँगा, क्योंकि अब हायर लेवल आना शुरू हो चुके हैं। लू फेंग अब जल्दबाजी में नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिशनर टेरिटरी के लिए, मतलब प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के लिए इस एबिस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजर्स ये सब मिल सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग एक चीज़ कहता है कि एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज वाली बात है, मैं 19 लेवल में आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे
कोई अभी तक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं एडवांस कर सकूं। और लूफिंग इसी सोच में होता है। अब यहाँ पे बाकी दूसरे बैंक्स को देख लो तो वो भी अपने इनसाइड कॉर्नर्स को एक्सप्लोर किया करते थे, लेकिन लूफिंग ने अभी भी एक्सप्लोरेशन नहीं की थी, तो आखिरकार उसे इतनी आसानी से कैसे मिल सकते थे। उसका यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद था ताकि वो यहाँ पर अपने पावर्स को बढ़ा सके, अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को समझ सके। लेकिन अभी लूफिंग इन सबको छोड़ता और कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने जितने भी एक्यूमुलेशन, जितने भी मैंने नॉलेज को प्राप्त किया है उन सभी को मिलाना होगा, ताकि मैं अपने दिल के अंदर एक परफेक्ट डॉग को क्रिएट कर सकूं, एक हार्मोनी ला सकूं, अपने सोल्स के साथ मर्ज कर सकूं और इसको अच्छे से यूज कर सकूं। मतलब लूफिंग ने काफी अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर लिया था, तो लूफिंग सोचता कि चलो मुझे इसको अच्छे से मन में बिठाना होगा ताकि मैं इसको अच्छे से सीख सकूं। और लूफिंग यहाँ पे हार्मोनी और यूनिटी के बारे में सोचता है, इन दोनों को फ्यूजन कराना शुरू करता है। अब हमें ये भी बताया जाता है कि लूफिंग क्या से यहाँ पे आने से पहले, जो कि आपको ऑलरेडी पता है तो इसको मैं स्किप करता हूँ, जिसके साथ यहाँ पे अपना लूफिंग फाइनली ब्रदर युवान के पास जाता है और कहता है ब्रदर युवान क्या तुम अपने रियल इनवर्स को हटा सकते हो, जिसके साथ युवान भी हटा देता है। जिसके साथ युवान उससे पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट लेवल में जाने की सोच रहे हो, तो लूफिंग रिप्लाई करते हुए कहता कि नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए सेक्लूजन में जाना चाहता हूँ। अब लूफिंग को ये लगता है कि उसने अच्छा खासा सफिशिएंट गेन कर लिया नॉलेज का, तो वो अपने पहले फ्यूजन को करना शुरू करेगा ताकि वो अपने पावर्स को बढ़ा सके। अगर यहाँ पे वो इसको फ्यूज करने में फेल भी हो गया तो वो नेक्स्ट 20 लेवल में जाएगा, उसके बाद उसको कुछ मिला तो वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करेगा। आफ्टर ऑल यहाँ पे फ्यूजन्स को अटेम्प्ट करने में उसे अलग अलग इनसाइट्स मिलेगी तो वो उसमें कामयाब भी हो सकता है। जिसके साथ यहाँ पे युवान कहता है ठीक है, लूफिंग अपने कल्टीवेशंस में चला जाता है। लूफिंग के जाने के बाद अपना युवान भी अपने कल्टीवेशंस में चला जाता है और युवान अभी के फिलहाल अपने लूफिंग के ही ऑरिजिन सिस्टम को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक हिडन रूल सर्कुलेशन पार्ट को समझ सके और अपने पावर्स को बढ़ा सके। लेकिन इसी के साथ हमें सीन चेंज कर बिंग फैंग हिडन एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि वहां पे लूफिंग का राह ताक रहा था। मतलब कि वो लूफिंग का इंतजार कर रहा था कि कब लूफिंग आए। वहां पे कहता कि क्या लूफिंग 20 लेवल पे नहीं आया है। अब यहाँ पे 20 लेवल पे बिंग फैंग हिडन एंसेस्टर्स होते हैं जो कि लूफिंग को चैलेंज देने के लिए प्रिपेयर होता है। लेकिन यहाँ पर उसके सरप्राइज से वो देखता क्या है कि लूफिंग ने एक एपोज तो 19 लेवल पे बिता रखे हैं। अपने युवान ने अपने रॉयल इनवर्स को गायब भी कर दिया है, हटा भी दिया, लेकिन फिर भी लूफिंग उसके बाद सेक्लूजन में चला जाता है, जिसकी वजह से यार वो बंदा सोचने लगता कि यार मैं तो इतना प्रिपेयर कर रखा था। अब यहाँ पे उसको चीज अच्छे से पता था कि वो लूफिंग का सामना ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये आइस फिक फैक्शंस का लीडर था तो ये लूफिंग को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब लूफिंग उसके लीग से भी ऊपर निकल चुका था। लूफिंग इसको रोकते हुए अपना स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अब ये बंदा फाइट करने के लिए लूफिंग से काफी ज्यादा कह सकते हो कि प्रिपरेशंस कर रखा था, अपने आप को बताने लगा कहा कि हाँ मुझे अच्छे से फाइट करना है। लेकिन यहाँ लूफिंग अभी टेम्पररी विड्रॉ कर लिया, बेचारा इतनी मेहनत से लूफिंग का राह तक रहा था, लेकिन वहां पर लूफिंग आता ही नहीं है। जिसके साथ हमें सीन चेंज का लूफिंग को दिखाया जाता है जो कि 19 लेवल में कल्टीवेशन केव के अंदर सेक्लूजन में गया हुआ होता है। और यहाँ पर लूफिंग इतने सारे रॉयल इनवर्स के एफर्टलेसली अटैक करने की वजह से वो उसको एंड्योर भी करना शुरू कर चुका होता है। अभी लूफिंग अपने उन दोनों यूनिटी और हार्मनी को यूनिफाई करने में लगा हुआ होता है। और अभी लूफिंग हिडन ब्लेड डाउस को भी रियलाइज कर रहा होता है और वो अपने सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स को भी रिपीटेडली टेस्ट कर रहा होता है। मतलब लूफिंग ने अपने टेक्निक्स भी क्रिएट करना शुरू कर देता है और उसको टेस्ट भी कर रहा होता है। लेकिन तभी बूम, बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका क्यों होता है? लूफिंग के अपने मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स के रिपीटेडली यूज करने की वजह से। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूफिंग अपने कैजुअल फ्लिक ऑफ फिंगर से वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर वाली पावर्स को अनलीज करता है जो कि हेवंस एंड अर्थ को तबाह कर देता है। और यहाँ पे ये सिर्फ समझ लो कि लूफिंग ने एक सिंगल उंगली से ऐसे कारनामे को कर दिखा होता है और ये पावर्स पहले के मुकाबले से कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग हो चुकी होती है। जिसके साथ लूफिंग अपने 5 फिंगर्स को आगे करता है। 5 फिंगर्स के अंदर से टेरिफाइंग ब्लेड लाइट्स निकलते हैं जो कि एक ब्लेड फॉर्मेशंस का निर्माण करते हैं। और ये ब्लेड फॉर्मेशंस इतने ज़्यादा भयंकर होते हैं, ये फॉर्मेशंस इतनी कैपेबल होती है कि ये पूरे के पूरे एनिमीज के कन्फाइंस को तोड़ते हुए उन सभी को तबाह कर सकती है। और यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेरों सारों को तबाह करने की पावर्स को रखते हैं। जिसके साथ यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लूफिंग ने बहुत मेहनत की थी, उसने उसको तबाह किया, उसको बनाया, उसको फिर से प्रैक्टिस किया, ये सभी किया। लूफिंग ने फाइनली हिडन ब्लेड डाउस को और भी अच्छे लेवल से ऊपर करवा दिया, उसके क्लियरिटी को और भी अच्छे से क्लियर कर दिया, तो उसके बाद में और भी अच्छे से समझ लिया होता है। इसके साथ यहाँ पे लूफिंग वहाँ पे अपने
फिंगर्स की पावर्स को यूज करता है और अपने सामने की स्पेशियल बैरियर जो कि 90 लेवल में मौजूद थी उसको काट देता है। और यहाँ पर वो पावर्स इतनी भयंकर होती हैं कि वो 20 लेवल तक को पेनिट्रेट कर देती है, मतलब लू फेंग की पावर्स कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। और वहाँ पर लू फेंग अपनी पावर से जो यूज करता है वो इतनी भयंकर होती है कि 19 लेवल को तो चीर कर जाती है, लेकिन वो 20 लेवल को भी पार कर जाती है। और सडनली वहाँ पे उस एयर में कुछ अलग सी हलचल होती है। लू फेंग जो कि बैठा हुआ था अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से कल्टीवेशन सेक्लूजन में बैठा हुआ था, वो वहां से एकदम से गायब हो जाता है। मतलब जब लू फेंग ने अपनी पावर्स को यूज किया तो वहां पे पता नहीं कुछ अलग सा होता है, मतलब पता नहीं होता तो पता है, लेकिन वहां पे कुछ अलग सा होता है लू फेंग के साथ। वहां पर दोनों 2 लेवल्स की बैरियर्स क्रॉस करके टूट चुके थे और वहां पे एकदम से लू फेंग गायब हो जाता है, जहां पे युवान देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये 19 लेवल में ऐसी सडन स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस कैसे हो सकती है और लू फेंग एकदम से गायब कैसे हो सकता है। इसके साथ वहां पे लू फेंग मतलब युवान अपने लू फेंग के काउंटलेस क्लोन से, जो कि उसके क्लोन्स होते हैं, उससे पूछता है कि लू फेंग क्या चल रहा है, आखिरकार हुआ क्या। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली है। इसको देखकर युवान हैरान हो जाता है कि क्या तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है। अब यहाँ पे उसे याद आता है कि क्या फ्यूजी भी इस 19 लेवल में एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसे वहाँ पे एक हिडन डायमेंशन मिली थी और उसे वहाँ पे एक बैटल आर्मर मिली थी जो कि इसे एंडलेस ईयर्स तक एक्यूमुलाई की थी। मतलब कह सकते हो कि उसकी बैटल आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी भी एनिमीज की 70 से 80% पावर्स को कम कर देती है। समझ लो कितना टेरिफाइंग है किसी लॉर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बात देख कर अपना युवान हैरान हो जाता और कहता कि क्या फ्यूजी और लू फेंग दोनों यहाँ पर आए और उनको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैं कब से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक इस लेवल्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं तो इसका मास्टर भी हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा इनकाउंटर नहीं मिला। और कहीं ना कहीं युवान को भी खनकने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे जेलेसी भी कह सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिरकार लू फेंग के हाथों क्या लगेगा, क्या वो ब्लेड होगी या फिर अपना किसी आर्मर होगा। अगर आर्मर मिली तो लू फेंग को घंटा प्रॉफिट होगा, मतलब लू फेंग के लिए कोई बात नहीं है। लू फेंग को आर्मर मिली तो ये उसके लिए नुकसान की बात होगी, प्रॉफिट कुछ नहीं, क्योंकि लू फेंग ऑलरेडी इतना पावरफुल हो चुका है कि इसके बॉडीज को जल्दी कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। अगर उसे ब्लेड मिली तो ये सबसे भयंकर वाली बात होगी, तभी लू फेंग अपने असली डिस्ट्रक्शंस को दिखा पाएगा। और अभी लू फेंग को अभी बहुत चीज़ सीखना है। अभी अगर लू फेंग को अपने सांजू को चैलेंज करना है तो अभी उसके पास 7 लेवल्स मौजूद हैं और 7 लेवल में अच्छी खासी एक्यूमुलेशंस को जमा करके इन सभी चीज़ों को कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।